हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय अंक प्रणाली और गणित की। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से भारत ने पूरी दुनिया को 1 2 3 गिनना सिखाया, है ना। तो किस प्रकार से भारत के सहयोग के कारण ही आज पूरी दुनिया में दोस्तों जिस प्रकार से जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, उन अंकों का प्रयोग संभव हो पाया है सिर्फ भारत के कारण। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। वो शुरू करें दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि 4th यूनिट जो हमारी चल रही थी, इसका आज लास्ट सेशन होने जा रहा है, जिसमें 4th यूनिट के 4 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, भारतीय अंक प्रणाली और गणित पर। क्लियर दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली सेशन से और जान लेते हैं कि आज के पूरे टॉपिक में हमें किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है। तो आज के हमारे पूरे टॉपिक के बिंदु होंगे भारतीय अंक प्रणाली। सबसे पहले भारतीय अंक प्रणाली के कुछ सामान्य तथ्यों पर बात करेंगे। उसके बाद में हम इस भारतीय अंक प्रणाली की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और अंतिम रूप से दोस्तों हम देखेंगे कि इस भारतीय अंक प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ था और किस तरह से यह भारत से उत्पन्न होकर के, अर्थात भारत से इसकी उत्पत्ति होकर किस प्रकार से यह दुनिया तक पहुंची थी। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं अपना एक एक सभी बिंदुओं को बिंदुओं को दोस्तों एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। एक छोटा सा दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर दिख रहा हो तो बैकग्राउंड में मेरे, हालांकि थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया गया पिक्चर को। दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ लिपियां लिखी गई है, अंकों के प्रकार लिखे गए हैं कि किस में किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, जो मैं अभी आपको अंदर बताने वाला हूं, जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्राह्मी लिपि, हिंदू लिपि, अरबिक, मेडिवल और मॉडर्न लिपि, है ना। तो ये 4-5 लिपियां हैं जिसके माध्यम से हम अंकों को लिखने का प्रयास करते थे। तो सबसे पहले जिस लिपि की उत्पत्ति हुई थी वो कहलाती है ब्राह्मी लिपि। क्लियर है, ब्राह्मी लिपि, है ना। तो ब्राह्मी लिपि में अंकों को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता था। खाली बस एक बार देख लीजिए, आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ देख लीजिए कि ब्राह्मी लिपि में अंकों को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता था, ठीक है ना। इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से, ठीक है ना। उसके बाद में डेवलप होती है हिंदू लिपि। कौन सी? हिंदू लिपि, जिसमें कि आज हम अंकों को लिखना ही भूल चुके हैं। हिंदी में 1 2 3 लिखने का बोलेंगे तो 10 तक संभवतः शायद कोई ही स्टूडेंट लिख पाए, मैक्सिमम 80% स्टूडेंट नहीं लिख पाएंगे। हिंदी में 1 से लेकर 10 तक की जो 1 2 3 होती ना, उसको शायद अगर हिंदी में लिखने का बोलूंगा तो शायद 80% बच्चे नहीं लिख पाएंगे, है ना। कमेंट करके बताइए कौन कौन लिखने में सक्षम है, ठीक है। 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5, देखिए इस प्रकार से 5 लिखा जाता था, 4 इस प्रकार से, 6 7 8 और 9, है ना, जहां पर मैक्सिमम 3 और 6 में हमेशा गलतियां की जाती थी। क्लियर। उसके बाद में एक नई जो है पद्धति आती है, लिपि आती है अरबिक, जो कि अरब में चलती थी। उसके बाद मेडिवल में कुछ इस प्रकार की पद्धति को अपनाया गया और लास्ट में मॉडर्न पद्धति, जो कि ये आ चुकी है। अब किस पद्धति की उत्पत्ति कब और कैसे और किसके माध्यम से हुई, यही हमारे आज के सेशन का विषय है, ठीक है ना। चलिए पहले इस पेन के सभी चिन्हों को हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो आज की जो ये अंक प्रणाली है, न्यूमेरिकल जो मेथड है, इस पर दोस्तों हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और खाली समझने का प्रयास करेंगे इसको कि ये प्रणाली एक्चुअल में थी क्या, और जिस प्रकार से हम इसको एनालाइज करते हैं, इन टॉपिकों को जिस तरह से हम एनालाइज करते हैं, ऐसे एनालाइज करने के बाद में इस टॉपिक से संबंधित चाहे एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए और कहीं से भी पूछ ले, मेरी गारंटी है आप प्रश्न का आंसर करके आएंगे, ये मेरा दावा है। बस ध्यान इसलिए बार बार हमेशा बोलता हूं मैं सेशन में, क्लास में, कि आप लोग सिर्फ फोकस करिए सुनने पर, ध्यान से सुनने पर और समझने पर। अगर एक बार ये पूरे जो मेथड होती है ना, ये अगर आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई, अगर आपके दिमाग में आ गई, छप गई ना, तो फिर चाहे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप बहुत ही आसानी से और बिल्कुल सटीक रूप से उसका उत्तर लिख करके आएंगे, है ना। क्योंकि हमारी अधिकतम जो आदत होती है ना, वो आदत क्या होती है? नोट डाउन करने की। इधर क्लास चालू हुई, नोट लेकर बैठ गए और फटाफट नोट डाउन करना चालू कर दिया, तो आधा ध्यान तो आपका नोट डाउन करने में चला जाता है यार। हालांकि मैक्सिमम टीचर बोलते हैं एंड टू एंड पेन कॉपी लिख करके बैठे और नोट डाउन करें, वो उनकी मजबूरी है बोलना। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपको लेक्चर के साथ नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो बाइलिंगुअल क्लासेस लेते हैं, हाथ से लिख करके पढ़ाते हैं आप लोगों को। इस कारण से बोलते हैं कि जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते हुए चले।
और मैं चूंकि आपको नोट्स दे रहा हूं रिवीजन करने के लिए, तो यहां पर आपको नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपका नोट्स मैं बना रहा हूं ना, ये जो पीडीएफ दे रहा हूं ना, यही आपके नोट्स है, बस इसी से आप लोग तैयारी कीजिए। बिल्कुल सटीक डेटा है, इसमें न ज्यादा है ना कुछ कम है ना। तो ये स्टोरी को एक बार आप ध्यान से सुनिए। अगर आप फिर भी अगर नोट डाउन करना ही चाहते हैं, नोट्स बनाना ही चाहते हैं, तो सेशन के एंड में एक बार थोड़ा स्पीड से वीडियो को आगे बढ़ा करके फिर नोट्स बना सकते हैं आप, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ से आप नोट्स बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, जैसे लेक्चर दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी प्रकार से पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, है ना। तो अब आपका पूरा फोकस कहां पर होगा, समझने पर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारतीय अंक प्रणाली की। तो दोस्तों अंक प्रणाली इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई अब देखते हैं ना, गिनती में, हिंदी में अगर बात करें तो गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक के 9 अंक ये हो गए और एक 0, है ना। यही हमारी अंक प्रणाली है। तो अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि ये 1 से लेकर के 9 तक की जो ये संख्या है, ये अंक है, क्या ये इतने इंपॉर्टेंट थे? तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये विशेषकर इसलिए हो जाते हैं कि जब भारत ने इन अंकों की उत्पत्ति की, इस प्रणाली की उत्पत्ति की, उससे पहले पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस प्रकार की प्रणाली नहीं थी। उस समय यूरोप में एक रोमन पद्धति चला करती थी, जिसके पीछे आज आप लोग हाथ धोकर पड़े हुए हो, है ना, जो है पब्लिक स्कूलों में, जहां पर आप 1 2 3 सीखते हैं, है ना। उन लोगों की प्रणाली जो कि बहुत पिछड़ी हुई प्रणाली है, उसको आज हम भारत में सीख रहे हैं, हमारे बच्चों को सिखाई जाती है। हिंदी में गिनती नहीं सिखाई जाती। अभी हिंदी में बोलूंगा ना कि बताइए 88 कितने को बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको पल्ले नहीं पड़ेगा सर ये 88 क्या होता है, 78 क्या होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब आज आपको ये महत्व समझ आएगा कि भारतीय अंक प्रणाली का पूरी दुनिया में महत्व क्यों था और किस प्रकार से था। बस ध्यान से सेशन को सुनते और देखते हुए चलिए और समझते हुए चलिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन अपना आज का। भारतीय अंक प्रणाली विश्व की सबसे प्राचीनतम अंक प्रणाली है, दुनिया की सबसे पुरानी अंक प्रणाली है भारतीय अंक प्रणाली जो कि 10 अंकों की है, 0 से लेकर के 9 तक की, है ना। तो विश्व की सबसे प्राचीन प्रणाली रही है। भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिमी देशों में हिंदू अरबी अंक प्रणाली कहा जाता है, या के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हिंदू अरबी अंक प्रणाली के नाम से। तो अब अगर आप ध्यान से समझते हुए चल रहे होंगे, तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि सर ये प्रणाली तो भारत की थी, भारतीय प्रणाली थी, तो फिर इसको हिंदू के सामने जो है अरबी क्यों लग चुका है, हिंदू प्रणाली के साथ अरबी क्यों लगा? तो इसका बड़ा रीजन है दोस्तों, मैं आगे आपको सटीक रूप से पूरे स्टोरी वाइज समझाने वाला हूं, जिससे कि आपका एक एक पक्ष पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यूरोप में किस नाम से इसको पश्चिम अर्थात कि यूरोप, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, यूरोप को ही हम पश्चिम बोलते हैं और पश्चिम को यूरोप बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। हालांकि डिफरेंस है दोनों में, लेकिन मैक्सिमम हम यही बोलते हैं। तो पश्चिमी देशों में या फिर कहें कि यूरोपीय देशों में इस प्रणाली को, भारत की इस अंक प्रणाली को हिंदू अरबी अंक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो यूरोपीय देश हैं, जो पश्चिमी देश है, इनको ये जो अंक प्रणाली थी, ये जो अंक प्रणाली थी ना, ये अंक प्रणाली इनको अरब देशों से प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई थी? अरब देशों से प्राप्त हुई थी, ठीक है। जबकि ये इन अरब देशों को ये ज्ञान कहां से मिला था? भारत से मिला था। अब समझ आया? अब समझ आया कि पश्चिमी देश भारतीय अंक प्रणाली को हिंदू अरबी अंक प्रणाली क्यों बोलते थे? क्योंकि भारत से इस प्रणाली को अरब देशों ने एक्सेप्ट किया, अरब देशों ने सीखा, और अरब देशों से यूरोप में यह प्रणाली गई। तो इस कारण से यूरोपीय देश जो है इस प्रणाली को हिंदू अरबी अंक प्रणाली कहते हैं, या ऐसा हो सकता कहते थे, लेकिन अब उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया है इतिहास की शुद्ध व्याख्या होने के बाद में। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, यहां तक कि ये पॉइंट समझ आया दोस्तों आप लोगों को, है ना। यहां पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारतीय जो अंक प्रणाली रही है 0 से लेकर 9 तक की, ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति रही है, सबसे पुरानी प्रणाली है। और इस प्रणाली को पश्चिमी देशों में हिंदू अरबी अंक प्रणाली के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था ये मैं आपको समझा चुका हूं। भारतीय अंक प्रणाली में शून्य को मिलाकर कुल 10 अंक होते हैं, शून्य को मिलाकर के कुल 10 अंक होते हैं ना। 1 से लेकर 9 तक 9 अंक ये हो गए, और एक शून्य मतलब 0, कितने हो गए टोटल? 10। और ये अंक प्रणाली संसार की सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली है,
पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली है और आज पूरी दुनिया में इसी से डेटा शो किया जाता है, इसी अंक प्रणाली का ही पूरी दुनिया प्रयोग करती है। आज याद रखिएगा, भारत के द्वारा दी गई अंक प्रणाली का प्रयोग आज पूरी दुनिया करती है। जी हाँ, यूरोप के वो देश भी इसका का प्रयोग करते हैं जिन्होंने रोमन पद्धति की उत्पत्ति की थी। रोमन पद्धति को वो स्वयं छोड़ चुके हैं, वो स्वयं रोमन पद्धति को छोड़ चुके हैं। आज कहीं कहीं अगर पूरी दुनिया में कहीं पर रोमन पद्धति नजर आती है तो वो आप लोगों के प्राइवेट स्कूलों में नजर आती है। स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो रोमन पद्धति, जो आज किसी भी काम की नहीं है, कहीं पर भी उसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। उसको आज हमारे बच्चों को सिखाई जाती है। समझ पा रहे हैं ना, योग इसकी महत्वपूर्णता, ठीक है ना। तो भारतीय अंक प्रणाली 10 अंकों की प्रणाली है और ये दुनिया की सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली है। इतिहासकारों के अनुसार, इतिहासकारों ने जिस प्रकार से इसको माना है उनके अनुसार 34 शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी है। 34 शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी मतलब कि 0 से -400 में चले जाइए, -400 में, है ना। तो 2023 साल तो ये है और -400 साल वो है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो लगभग 2700, लगभग मतलब कि 2500 से ज्यादा साल पुरानी ये पद्धति है ना। उस समय जो है ब्राह्मी अंकों का प्रचलन था। किसका? ब्राह्मी अंकों का प्रचलन था। कहां पर? भारत में। इतिहासकारों की अगर हम माने तो 34 शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। ब्राह्मी लिपि सेशन स्टार्ट करने से पहले बताया था, ब्राह्मी अक्षर, है ना। तो ब्राह्मी अंकों का प्रचलन था भारत में। पुणे और मुंबई के क्षेत्र में जो गुफाएं हैं, पुणे और मुंबई के क्षेत्र में जो गुफाएं हैं उनके शिलालेखों में और उत्तर प्रदेश में के कुछ प्राचीन काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उन सिक्कों में जो है ना ब्राह्मी अंक पाए गए हैं, ब्राह्मी अंक पाए गए हैं। कहां पर? कहां पर दोस्तों? मुंबई की जो गुफाएं हैं और उत्तर प्रदेश से कुछ प्राचीन समय के कुछ हमें सिक्के प्राप्त हुए, उनमें ब्राह्मी अंक पाए गए हैं। तो इससे हमने पता लगाया है कि 34 शताब्दी ईसा पूर्व के समय में इनका प्रचलन जो है चालू था, लागू था। किसका? ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी अंकों में दशमलव प्रणाली का, दशमलव का और शून्य का प्रयोग नहीं होता था, ये ध्यान रखना। और प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ब्राह्मी लिपि में दशमलव का प्रयोग होता था, यस और नो? तो नो, शून्य का, दशमलव और शून्य का प्रयोग नहीं होता था ब्राह्मी लिपि में। इतना आप लोग विशेष याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक का? ठीक है ना। एक तरह से इसको आप व्याख्या मान सकते हो दोस्तों, व्याख्या मान सकते हो आज के सेशन की, है ना। भारतीय अंक प्रणाली की व्याख्या समझ लीजिए इसको। तो ये विश्व की सबसे पुरानी प्रणाली है और विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली है। यूरोपीय देशों की बात करें तो ये हिंदू अरबी अंक प्रणाली के नाम से ये जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि यूरोप के देशों को ये प्रणाली अरब देशों से प्राप्त हुई थी, जबकि अरब देशों ने इसे भारत से लिया था, है ना। और जिस प्रणाली की हम चर्चा कर रहे हैं उस प्रणाली में कुल 10 अंक है। कितने अंक है? कुल 10 अंक है। और इतिहासकारों की अगर हम माने तो 34 शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ब्राह्मी अंकों का प्रचलन था। कैसे पता करा हमने? तो ये पता करा हमने, मुंबई की जो कुछ गुफाएं हैं वहां पर कुछ शिलालेखों में लेख मिले हैं ब्राह्मी शब्दों के, ब्राह्मी अंकों के साथ में। और उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश से प्राचीन काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मी लिपि के ही प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मी लिपि के, ठीक है ना। तो ब्राह्मी अंकों में ध्यान रहे, ब्राह्मी अंकों में दशमलव और शून्य का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हम इस अंक प्रणाली की विशेषताओं की। अंक प्रणाली की विशेषताओं की कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों इसमें 10 संकेतों का उपयोग होता है। ये आप सभी भली भांति जानते हैं, 10 संकेतों का उपयोग होता है, अर्थात कि इस प्रणाली में 10 संकेत है, अर्थात 10 अंक है ना। 0 से 9 तक टोटल 10 अंक। क्लियर। इसी प्रकार से केवल 10 संकेतों से ही छोटी बड़ी सभी संख्याएं लिखी जा सकती है। मैं एक बहुत रोचक चीज बताने वाला हूं आगे चल करके, ध्यान रखना। देखिए हमारे पास मात्र ये 10 अंक है। इन 10 अंकों के सहयोग से हम जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, जितनी भी बड़ी चाहे उतनी बड़ी संख्या मात्र इन 10 अंकों के सहयोग से और कम जगह घेरते हुए लिख सकते हैं। मानते हैं ना इस बात को? 10 अंकों में आपको कुछ भी लिखना होगा तो इन 10 अंकों का ही सहारा लेना होगा। तो सोचिए जिसने इसकी उत्पत्ति की उसने कितना दूर तक का सोचा होगा, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति कैसे बनाया हुआ इन अंकों को। जबकि यूरोपीय देश इसको बनाने में सक्षम नहीं थे। रोमन पद्धति में आगे आपको बताने वाला हूं,
कि किस तरह से रोमन पद्धति, हालांकि रोमन पद्धति के माध्यम से भी प्रत्येक अंक को लिखा जा सकता था, लेकिन उस अंक को याद रखना इतना मुश्किल था कि लिखना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि याद रखना उसको मुश्किल था, कि उसको देख करके अंदाजा लगाना कि कितना लिखा हुआ है। बहुत बड़ी रोचक कहानी है दोस्तों, आगे चलिए समझते चलिए खाली इसको बस, है ना। तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इन 10 अंकों के सहयोग से हम आसानी से लिख सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखने में भी कम स्थान घेरती है ये अंक प्रणाली, जबकि रोमन अंक प्रणाली में ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कम जगह घेरे। बड़ी संख्या तो बहुत ज्यादा लंबी जगह घेर लेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आप लोगों को। भारतीय अंक प्रणाली स्थानीय मान पर आधारित है, स्थानीय मान पर आधारित है, जबकि रोमन पद्धति में कोई स्थानीय मान नहीं होता है। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दे। मान लेते हैं कि ये कुछ संख्या है, ये कुछ संख्याएं लिखी, ये कुछ अंक लिखे हुए। अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि इस 5 का मान क्या है, तो 5 का मान आप फट से बता देंगे कि सर 5 ही है। कितना मान है इसका? 5 है। स्थानीय मान कितना है? 5 है। लेकिन मैं यहां पर इस 4 का मान पूछूंगा कि इसका 4 का स्थानीय मान कितना है, तो 4 का स्थानीय मान दोस्तों यहाँ 4 नहीं है, बल्कि कितना है? 4 के पीछे 5 लगा हुआ है दोस्त, ये 45 हो चुका है। समझ पा रहे ना? इस 1 का स्थानीय मान मात्र 1 नहीं है, बल्कि ये जो है ना, ये इसका स्थानीय मान हो चुका है 12,345। कितना? 12,345 1 का स्थानीय मान। समझ पा रहे? तो इस तरह से स्थानीय मान पर आधारित होती है ये अंक प्रणाली। इसमें शून्य नामक एक अंक की परिकल्पना की गई है, शून्य को भी इसमें ऐड किया गया है। और ये शून्य जो है ना, ये एक बड़ी ही क्रांतिकारी खोज साबित हुई पूरी दुनिया के लिए। शून्य की खोज एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। शून्य किसी भी स्थान पर हो उसका स्थानीय मान शून्य ही होता है। शून्य किसी भी स्थान पर हो उसका स्थानीय मान शून्य ही होता है। लिख करके देख लीजिए आप लोग। किंतु किसी अंक या अंक समूह के दाहिनी ओर शून्य लगा दें तो उसकी वैल्यू जो है ना 10 गुना बढ़ जाती है। उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? ध्यान दें, यही अंक लिखे हुए हैं, मैंने कुछ अंक लिखे, क्लियर है। अगर मैं 0 यहां लगाता हूं तो 0 का स्थानीय मान क्या है दोस्तों? 0 ही है। लेकिन अगर इस 0 को मैं यहां पर लगा दूं, इस 0 को मैंने यहां पर लगा दिया 2 के बाद, तो अब 0 का स्थानीय मान क्या है? तो 0 का स्थानीय मान तो 0 ही होगा। लेकिन जिस अंक के दाहिनी ओर ये लगा है ना, उसकी वैल्यू जिस अंक, मतलब किस अंक के पीछे? तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 और 2 के पीछे ये 0 लगा है, दाहिनी ओर लगा है। 0 लगने से पहले ये अंक कितने थे? 0 लगने से पहले ये अंक कितने थे? 12। लेकिन अंक 0 लगने के बाद में कितने हो गए? 120, अर्थात कि 10 गुना हो चुका है। कितने हो गए? 10 गुना हो चुका है। कौन से अंक? दाएं तरफ के। दाहिनी ओर लगाने से ये बाएं तरफ के अंक जो है 10 गुने हो चुके हैं। लेकिन इसके आगे जो अंक है इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब समझिए क्या लिखा हुआ है कि किसी भी अंक या अंक समूह के दाहिनी ओर शून्य लगाने से उसके बाएं के सभी अंकों का स्थानीय मान पहले से 10 गुना हो जाता है। मैंने बताया आपको अभी प्रूव करके, है ना। अतः शून्य के बिना कोई भी स्थानीय मान पद्धति काम नहीं कर सकती। शून्य के बिना कोई भी स्थानीय मान पद्धति काम नहीं कर सकती। भारतीय अंकों के प्रयोग से अधिकांश गणितीय संक्रियाएं, तो भारतीय अंकों के प्रयोग से ही जितनी भी गणितीय क्रियाएं होती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि, उनको करना बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो चुका है। जबकि रोमन पद्धति में, रोमन प्रणालियों या अन्य प्रणालियों में यह संभव नहीं था। जोड़ना, घटाना, भाग, वर्गमूल, तो ये गणित की जितनी भी संक्रियाएं थी, गणित में जितनी भी क्रियाएं होती है, वो सारी क्रियाएं जो है दोस्तों रोमन पद्धति में संभव ही नहीं थी। होना दूर की बात है, संभव ही नहीं थी कि रोमन पद्धति के द्वारा हम गणितीय क्रियाओं को कर ले। जोड़ना, घटाना, भाग, वर्गमूल, तो आज गणित की जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब किस में होती है? इन 10 ही अंकों के सहारे से। और प्रत्येक अंक प्रणाली जो है, प्रत्येक गणितीय संक्रियाओं में भारतीय अंक प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है, उसके माध्यम से ये संभव हो पाया है।
क्लियर है? तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है, भारतीय अंक प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। अब हम बात करेंगे भारतीय अंक प्रणाली के विकास की। किसकी? विकास की। ये कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ, जरा बड़ी रोचक कहानी है, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को, सुनते चलिए खाली बस। देखिए, यूरोप में 12वीं शताब्दी तक रोमन अंकों का प्रयोग, 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं यार, इससे पहले हम अपनी बात तो कहां कर, ईसा पूर्व की बात कर रहे थे, 0 के -400 साल पहले की बात कर रहे थे। और ये कब की बात कर रहे हैं दोस्तों? 1100 ईस्वी के बाद की, 1100 से बात की, और 2023 चल रहा है, समझिएगा, यहां पर सिर्फ हजारों साल की का एरफेर है मात्र, है ना। तो यूरोप में 12वीं शताब्दी तक रोमन अंकों का प्रयोग किया जाता था। 12वीं शताब्दी तक, सोचिएगा आप लोग, 12वीं शताब्दी तक, जब भारत में मध्यकाल चल रहा था, उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, मध्यकाल चल रहा था भारत में, उस समय यूरोप में, पश्चिमी देशों में किस अंक प्रणाली का प्रयोग होता था? रोमन अंक प्रणाली का। रोमन अंक प्रणाली में केवल 7 अंक थे। कितने अंक थे? 7 अंक रोमन अंक प्रणाली में। कौन कौन से थे दोस्तों? एक, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक, इसको हम 5 बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, इसको 10 बोलते हैं, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। ठीक है ना। आई को क्या बोलते हैं? 1, वी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। और इन्हीं अंकों के जोड़ने घटाने से कोई भी संख्या लिखी जाती है। मतलब कि जो भी गणितीय क्रिया होती इनके माध्यम से ही होती थी। उदाहरण, अगर 3 लिखना है, आप वैसे तो जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए उदाहरण इसका। अगर आपको 3 लिखना है तो जो आई को 3 बार लिखना पड़ेगा। 8 लिखना है तो वी के आगे, वी की दाहिनी तरफ 3 बार आई लगाना पड़ेगा, तो अब 8 तब जाकर के 8 होगा। इसी प्रकार से आप इसका प्रयोग अच्छे से जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रणाली दोस्तों इतनी कठिन और उलझी हुई थी कि जब 12वीं शताब्दी में यूरोप का भारतीय अंक प्रणाली से परिचय हुआ तो उसने बस स्वीकार ही नहीं बल्कि एकदम से अपना लिया। चौंक गए वो लोग देखकर कि यार ऐसी भी कोई प्रणाली थी क्या, हमें परिचय ही नहीं था इसका। और जैसे ही उन्होंने ये भारतीय अंक प्रणाली को देखा, फट से एकदम से अपना लिया। उसका क्यों अपना लिया? क्योंकि प्रत्येक क्रियाएं बहुत ज्यादा इजी हो चुकी थी भारतीय अंक प्रणाली से। यूरोप में कुछ शताब्दियों के बाद जो वैज्ञानिक औद्योगिक क्रांति आई थी ना, वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति, उसमें भारतीय अंक प्रणाली का सबसे बड़ा योगदान था। भारतीय अंक प्रणाली का सबसे बड़ा योगदान था। भारतीय अंक प्रणाली नहीं होती तो रोमन पद्धति के माध्यम से ये इतने क्रांतिकारी कार्य नहीं कर पाते। कहानी अभी बाकी है, रुकते चलिए, सुनते चलिए खाली बस। भारत में गणना के लिए 9 अंकों और शून्य का आविष्कार किया गया था। यही नहीं, अंकों के स्थानीय मान, है ना, प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं, का भी आविष्कार भारत में ही हुआ। स्थान के अनुसार अंकों के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत को स्थानीय मान कहते हैं। जैसे स्थानीय मान मैंने पिछले स्लाइड में समझाया आप लोगों को, है ना। तो इसी प्रकार से इस प्रणाली से किसी भी संख्या को लिखना बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं आपको कि रोमन अंकों में और भारतीय अंक प्रणाली में लिखने में क्या डिफरेंस था। देखिए, अगर हमको भारतीय अंक प्रणाली के माध्यम से 344 लिखना हो तो हम आसानी से 344 लिख सकते थे, है ना, 344। लेकिन अगर हमें रोमन में 344 लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखना होगा, CCXLIV, है ना, इस प्रकार से 344 लिखना होगा। और अगर हम 4 आगे बढ़ाते चले जाएंगे, 344 के अगर आगे हम 4 बढ़ाते चले जाए तो भारतीय अंक प्रणाली में तो इसको बोलना बहुत आसान है ना, फट से बोल देंगे 34,444 है। लेकिन जरा इसको रोमन प्रणाली में लिख करके बताइए दोस्त, लिख दोगे, समय लगेगा मस्तिष्क को उसको, है ना, प्रोसेस करने में, लेकिन पढ़ने में एकदम सटीक रूप से भी नहीं बता पाएगा कोई कि ये 344 लिखा हुआ है। बात समझ आ रही ना। तो इसलिए कहा गया है कि भारतीय अंक प्रणाली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित इसीलिए हुई थी क्योंकि सबसे ज्यादा आसान थी। इस माध्यम से बड़ी से बड़ी संख्या बिना किसी कठिनाई के संक्षेप में कम स्थान में लिखी जा सकती थी और उसको पढ़ा भी जा सकता था आसानी से। भारतीय गणित ने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया, दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार किया, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया, 0 को दशमलव का, याद रखिएगा। भारत में दशमलव अंकों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, दशमलव का प्रयोग याद रखिएगा, दशमलव प्रणाली का प्रयोग जो है सबसे पहले आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। प्रयोग पूछ रहा हूं मैं, प्रयोग, उत्पत्ति नहीं, प्रयोग।
तो दशमलव वाले अंकों का प्रयोग आर्यभट्ट ने अपनी रचनाओं में किया था सबसे पहले। कब किया था ये दोस्तों? ये 499 ईस्वी में। कब? 499 ईस्वी में, मतलब लगभग 500 ईस्वी मान लीजिए आप लोग, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि संभव है कि इसका आविष्कार जो है इससे भी पहले हुआ होगा, क्योंकि आर्यभट्ट ने यहां इनका प्रयोग किया था, आविष्कार नहीं किया था। तो इसका आविष्कार जो है ना, दशमलव का आविष्कार उससे उनसे भी, आर्यभट्ट से भी पहले माना जाता है। किंतु यूरोप में दशमलव अंक का सामान्य प्रचार जो है ना 17वीं शताब्दी में आया। 17वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश सत्ता यहां स्थापित हो चुकी थी भारत में, उस समय यूरोप में, मतलब उन्हीं अंग्रेज लोगों में दशमलव का पता उनको तब चला। जिसका ज्ञान निश्चित ही उसने भारत से ही प्राप्त किया था। ये भारतीय गणितीय सिद्धांत यूरोप को अरब के माध्यम से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। गणित के जितने भी सिद्धांत थे यूरोप को, सब अरब देशों से ही प्राप्त हुए थे, सब अरब देशों से ही प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा, है ना। तो अरबी भाषा में इन अंकों को हिंदसा कहा जाता है। क्या? हिंदसा। अरबी भाषा में इन अंकों को हिंदसा कहा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत से इन अंकों को लिया था। हिंदसा अर्थात कि हिंसा का मतलब होता है हिंद से प्राप्त, हिंद से प्राप्त, इसका मतलब होता है हिंसा। अरबी लिपि दाएं से बाएं। अब एक बात और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अरबी लिपि की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि अरबी लिपि हिंदी की अपेक्षा उल्टी लिखी जाती है ना। अरबी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, अरबी लिपि। लेकिन अरबी के जो अंक है वो भी दाएं से बाएं लिखे जाने चाहिए थे। अगर अरबी देशों की ही उत्पत्ति होती उनकी अंक प्रणाली, तो कैसे लिखी जानी चाहिए थी? वो भी उनकी लिपि की तरह ही दाएं से बाएं लिखी जानी चाहिए थी। लेकिन उनकी अंक प्रणाली दाएं से बाएं लिखने की अपेक्षा बाएं से दाएं लिखी जाती थी, मतलब कि जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये इस बात को संकेत देते हैं कि अरबों ने इस प्रणाली को अपने यहां पर आविष्कार ना करते हुए बल्कि बाहर से एडॉप्ट किया था। अरबी अंक प्रणाली का एडॉप्शन भी बाहर से हुआ था, मतलब कि अरबों ने इस अंक प्रणाली को बाहर से लिया था। क्लियर है? तो अरबों के माध्यम से जब ये भारतीय अंक यूरोप पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये अंक मूल रूप से अरबों के द्वारा ही आविष्कार किए गए हैं। इसलिए आज भी यूरोप में ना 1 से 9 और 0 के जो भारतीय अंक हैं उनको अरेबिक न्यूमरल कहा जाता है, अरेबिक न्यूमरल कहा जाता है, जिसको बोलते हैं अरबिक गणनांक, अरेबिक न्यूमरल। समझ पा रहे आप लोग, है ना। तो जहां तक भारतीयों का संबंध है वे नक्षत्र ज्ञान और गणित में सबसे पहले स्थान पर आते हैं। नक्षत्र के ज्ञान में और गणित में सबसे पहले स्थान पर आते हैं। उनकी लिपि जो है दुनिया की सभी भाषाओं की ध्वनियों को लिख सकती है। भारत की जो लिपि एकमात्र दुनिया में ऐसी लिपि है जो दुनिया की सभी भाषाओं के ध्वनि को लिख सकती है। इसी तरह अनेक अंक, हर प्रकार की संख्या, ठीक है ना। भारत में ही नक्षत्रों की गणना प्रारंभ हुई, जिसे बाद में अन्य देशों ने उसे प्राप्त किया, ग्रहण किया। अब बात करते हैं कि भारत से भारतीय अंक प्रणाली का आविष्कार हुआ। भारत में अरब देशों ने सबसे पहले भारत से इस अंक प्रणाली को अपनाया और अरब देशों से यूरोप ने अपनाया। तो ये यूरोप ने कब एडॉप्ट किया, कब स्वीकार किया कि ये जो प्रणाली है ये मूल रूप से भारतीय प्रणाली है? तो दोस्तों, अन्य यूरोपीय देशों ने भारतीय अंक प्रणाली को अरब से सीखा था, क्योंकि उन्हें यह अंक प्रणाली अरब से मिली थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम जो है अरबी अंक प्रणाली रख दिया था। इतिहास का सही ज्ञान होने के बाद, आगे चल करके इतिहास का सही ज्ञान होने के बाद हिंदू अरेबिक अंक या कहें कि हिंदू अंक प्रणाली या भारतीय अंक प्रणाली कहा जाने लगा। क्लियर है? पहले सिर्फ अरेबिक अंक प्रणाली कहा जाता था, लेकिन बाद में यूरोपीय देशों में हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली कहा जाने लगा। हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली, क्योंकि उनको अरब से भी प्राप्त हुई थी, तो हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली या फिर हिंदू अंक प्रणाली या भारतीय अंक प्रणाली, ये 3 नाम जो है अब यूरोप में प्रचलित है इस अंक प्रणाली को लेकर के। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों हमने इस सेशन में बात की है भारतीय अंक प्रणाली की, और इसी वाले पार्ट का एक भाग और है जिसमें हमें भारतीय गणित प्रणाली पर चर्चा करनी है ना। और चूंकि मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, समझा, छोटा सा कंटेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, भारतीय गणित प्रणाली वाला इसी का एक छोटा सा भाग है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपके पास पुस्तक है और पुस्तक में आपको वो कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा।
आइडिया ऑफ भारत है आपके पास, पढ़ रहे हैं तो अंक प्रणाली के साथ ही गणितीय प्रणाली के लिए भी शायद थोड़ा सा कंटेंट, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट है, उसको मात्र अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, और ये सेशन लेने के बाद तो बहुत आसानी से आप उसको क्लियर कर लोगे। क्लियर है? तो ये भारतीय अंक प्रणाली वाला जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, और आप लोग ही इसको कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन हमारा दोस्तों अब इसमें नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट सेशन अब होगा हमारा यूनिट 5 में होगा, और भारतीय आर्थिक विचार पर हम चर्चा करेंगे। यूनिट 5 पर हम चर्चा करेंगे ना, यूनिट 4 नहीं, यूनिट 5 पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? इकाई 5 पर हम बात करेंगे भारतीय आर्थिक विचारों पर। प्राचीन समय में किस प्रकार के आर्थिक विचार प्रचलित थे भारत में। क्लियर है? तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताते चलिएगा यार कि सेशन आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है, समझ आ रहा है ना। सारी बातें समझ आनी चाहिए, जरूरी है। कोई भी शिकायत हो, किसी प्रकार का कोई सजेशन देना हो, बिल्कुल आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर आप सजेशन देते हैं तो दोस्तों हम सुधार जरूर करते हैं। अगर कहीं देखिए कमी हर व्यक्ति में पाई जाती है, तो हम तो यही मान के चलते हैं तो हम तो गलतियों के पुतला है ना। तो गलती का पुतला प्रत्येक इंसान होता है, लेकिन मानता कोई नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, डोंट वरी, है ना। तो आपकी अगर कोई सजेशन हो क्लासेस को लेकर के, सिर्फ आइडिया बातें ही नहीं बल्कि जितनी भी हम क्लासेस लेते हैं पूरे चैनल को लेकर के ही, अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं। आपकी सजेशन का हमेशा आप हमारे लिए वेलकम रहेगा उसका। दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान रहे उनको कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। डिस्क्रिप्शन खोल के उस लिंक पर जिस ईयर में हैं आप, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर में, जिस ईयर में भी हो आप, प्रत्येक ईयर की अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। उस ग्रुप पर क्लिक करके डायरेक्टली आप ग्रुप में पहुंच जाएंगे और वहां जाकर के ज्वाइन का बटन दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। और अगर नहीं कर पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के, तो दोस्तों आप जो है इस नंबर पर, व्हाट्सएप के इस नंबर पर जो है आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, माफ कीजिएगा, व्हाट्सएप करके और रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए। इसी प्रकार से डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर चाहे तो आप वहां पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे और कंटिन्यू ही सेशन चलेंगे। बीच बीच में कभी कभी गैप हो जाता है यार, समस्या सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं मेरे साथ भी बनी रहती है, वो संभवतः मेरे साथ कुछ ज्यादा ही समस्या बनी रहती है। तो कंटिन्यू चलता रहेगा सेशन दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।